हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में कौन कौन से डिवाइसेस हमने देखी। अब तक दो तरह के डिवाइसेस देखी थी, एक था पीएन जंक्शन डायोड, एक था हमारे पास में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, है ना। एक तो डायोड देखा था हमने, एक हमने बीजेटी देखा था। अब बात ये आती है कि वो तो सिंपल हमारे पास में हमने मान लो अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में पढ़ लिया, एन टाइप होता है, पी टाइप होता है एक्सट्रिंसिक में। अब उनको दोनों को जब हमने कंबाइन किया या हमने दोनों एन और पी को जब साथ में रखा तो पी एन डिवाइस को साथ में रखा हुआ है तो क्या बन गया, वो हमारे पास डायोड बन गया, पी एन जंक्शन डायोड बन गया। जब मैंने पी एन और अपने पास में क्या रखा, एक और पी को साथ में रख लिया, हमने सैंडविच की तरह क्रिएट किया, या तीन तरह के हमने मटेरियल्स को साथ में लेके जब दो जंक्शन बने थे तो उसको क्या बोला हमने, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी बोल दिया। ठीक है। अब इसी तरीके से अब क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनते हैं या उनका जो बेसिक या अपन बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग इक्विपमेंट जो होता है, बहुत माइन्यूट इक्विपमेंट जिनकी वजह से वो सारी चीज़ें वर्क करती हैं, वो जो डिवाइसेस हम बनाते हैं यहाँ पे, जैसे हमने बीजेटी बनाया है या डायोड बनाया है, तो कैसे बने थे एक्चुअली, ये अपने सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को साथ में रखने पे तो बने थे। अब बात ये आती है कि हम इसमें और किस तरह से चीज़ें बना सकते हैं, हम और कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं जिनकी एप्लीकेशन वाइज काफ़ी वाइड एप्लीकेशंस हो, या फिर आप कह सकते हो कि कोई अगर कमी रह गई हो डायोड्स में या फिर बीजेटी में तो उनको पूरी करने के लिए हम दूसरे तरह के डिवाइस बना सकते हैं यूजिंग योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। अब हमने क्या किया, यही सेम सेमीकंडक्टर मटेरियल पी टाइप एन टाइप को पकड़ा है और इनको अलग तरीके से अब कंबाइन किया है। किस तरीके से किया है कि मान लो मैंने पी टाइप एक मटेरियल लिया है और सिंगल उस पी टाइप के अंदर डोपिंग लेवल जो है मैंने उसकी डोपिंग बढ़ा दी, एक बार उसको मैंने क्या बोल दिया, डोपिंग बढ़ा दी, तो क्या हो जाएगा पी प्लस, हम उसको बोलेंगे पी प्लस मटेरियल। अगर मैं बोलता हूं पी माइनस तो इसका मतलब होता है उसमें डोपिंग लेवल जो नॉर्मल लेवल था उससे हमने कम कर दिया। एन प्लस एन माइनस सेम चीज है, अगर एन प्लस बता रखा है तो उसमें बात ये होती है कि हमने डोपिंग जो किया है एन टाइप मटेरियल के अंदर उसमें और ज्यादा कर दिया है, एन माइनस मतलब हमने डोपिंग उसका नॉर्मल लेवल से कम कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास में पी टाइप, एन टाइप, पी प्लस माइनस और एन प्लस माइनस इस तरह के मटेरियल्स हमारे पास होते हैं इसमें, या सब्सटेंसेस हम बोल सकते हैं। अब हमने क्या किया कि इन डिफरेंट डोपिंग लेवल वालों को साथ में रख के कुछ कंबाइन करके कोशिश करी, तो जो बन रखे हैं चीजें हमें सिर्फ वही पढ़ना है, एकदम ज्यादा डीप नॉलेज में अभी आपको जरूरत ज्यादा नहीं है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर, तब जाके वो सारी चीजें आपके काम आएंगी। अभी बेसिक ओवरव्यू ही चाहिए तो हम बेसिक नाम से चलते हैं। जैसे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है हमारे कोर्स में, वो है आईजीबीटी। आईजीबीटी है ना, तो उस टॉपिक का नाम मैं लिखता हूं, उसका पूरा बताऊंगा उसके बारे में क्या क्या होता है ये। सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है अभी फर्स्ट टॉपिक है आईजीबीटी। ठीक है, तो इस आईजीबीटी का एक्चुअली फुल फॉर्म क्या होता है, आईजीबीटी क्या शो करता है आपको। आईजीबीटी का पूरा नाम हमारे पास में क्या होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, है ना। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर आप बोल सकते हो इसको। तो यहां मैं लिख देता हूं एक बार, आई फॉर इंसुलेटेड, insulated, G for gate, insulated gate, B for bipolar, insulated gate, bipolar, and T for your transistor, T for transistor। ठीक है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अब हमें ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी कि भैया कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आई होगी डायोड में या बीजेटी में, या और भी कोई डिवाइसेस थे हमारे पास, जैसे मैं आईजीबीटी के बारे में बताऊंगा। तो इसके आईजीबीटी में हमें एडवांटेज मिलते हैं हमारे दूसरे भी चीजें को, मतलब जो हमने बना रखे हैं, लाइक बीजेटी बना रखा है, हम एक और डिवाइस बनाते हैं उसको बोलते हैं मॉस, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बनाते हैं, है ना, एफईटी फैट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये बनाते हैं। तो उनके कुछ एडवांटेजेस को भी कंबाइन करके हमने एक सिंगल डिवाइस बनाया जो हमारे कोर्स में है। तो उसका नाम क्या होता है, आईजीबीटी, या हम उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर के अंदर हमें सिर्फ इसका एक ओवरव्यू, या मैं क्या कह सकता हूं कि इसका एक सिंपल ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही आपके कोर्स के अंदर है। आप सिर्फ उतना ही ध्यान रखेंगे कि इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर का डायग्राम किस तरीके से होता है, उसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, और जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हम या सेमीकंडक्टर सब्सटेंस को लेकर हमने ये बनाया है वो किस तरीके से रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन करवा देता हूं, आप उन पॉइंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान से रखिएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं आईजीबीटी की, तो फर्स्ट पॉइंट वाइज अगर मैं बताऊं तो आईजीबीटी हमारे पास में एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। आईजीबीटी क्या है, 3 टर्मिनल डिवाइस। इसके पास में 3 टर्मिनल्स होते हैं हमारे पास में, और वो तीनों टर्मिनल के नाम क्या क्या हैं, एमीटर, एमीटर, गेट एंड कलेक्टर, एमीटर, गेट एंड कलेक्टर।
ठीक है, तो 3 टर्मिनल डिवाइस हैं, तीनों के नाम क्या है, एमिटर, गेट एंड कलेक्टर। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे पास 4 लेयर डिवाइस होती है। यहाँ पे क्या होती है हमारे पास में 4 लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स। जैसे मैं पीएन जंक्शन डायोड की बात करता हूं तो कितनी लेयर है वहां पे, पी और एन, 2 ही लेयर है। अगर मैं वहां पे बात करता हूं आपसे बीजेटी की तो वहां पे 3 लेयर्स होती हैं, सैंडविच बनता है पी एनपी या फिर एनपीएन। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ आईजीबीटी की बात करता हूं तो ये 4 लेयर डिवाइस होता है। यहाँ पे हमारे पास में जो लेयर्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, पी प्लस, मतलब पॉजिटिव टाइप ऑफ आपका सेमीकंडक्टर है, वो हाईली डोप्ड है, तो उसको क्या बोला हमने, पी प्लस। एक होता है हमारे पास एन माइनस, एक होता है हमारे पास में सिंपल पी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटेड या फिर नॉर्मल डोपिंग जिसकी रहती है, और एक होता है हमारे पास में एन प्लस। P प्लस, P, N माइनस एंड N प्लस, 4 लेयर डिवाइस है, 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, है ना। ये वोल्टेज से कंट्रोल होता है, इसको हम बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, आपको ये 3 चीजें सबसे पहले ध्यान रखने की। एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, तीनों टर्मिनल के नाम एमीटर, गेट एंड कलेक्टर होता है। 4 लेयर्स होती हैं, P प्लस, N माइनस, P एंड N प्लस, मतलब P प्लस P और N माइनस और N प्लस, और ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है एक। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको ये कह रहा था कि इसके एडवांटेज, या आईजीबीटी हमने क्यों बनाया था, इट हैविंग द एडवांटेज ऑफ FET and MOS as well, having the advantage of FET and MOS as well। FET का मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET का मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आपके कोर्स में नहीं है, स्टिल मैंने आपको सिंपली एक इंफॉर्मेशन के लिए बताया। FET मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET, और जो आपका MOS होता है उसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, MOS। तो इन दोनों के एडवांटेजेस भी रहते हैं आपके पास किसमें, आईजीबीटी के अंदर। आईजीबीटी के खुद के तो रहेंगे, लेकिन इन दोनों के भी रहते हैं। अब यहां से हम बात करते हैं आईजीबीटी के बेसिक स्ट्रक्चर की, या किस तरीके से बनता है, तीनों टर्मिनल कहां होते हैं, चारों लेयर्स किस तरीके से क्रिएटेड रहती हैं, किस तरह से हमें उन्हें प्लेस करना होता है, या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है तो वोल्टेज से किस तरह से वो कंट्रोल हो रहा है, उसकी वर्किंग किस तरीके से हो रही है। ठीक है, वो समझने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आईजीबीटी का बना रखा है। यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले मैं ये डायग्राम आपको बना के तो रखा हुआ है, बट समझाता हूं एक एक करके कि किस तरीके से चीजें बनी हुई हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे पास में क्या रहेगा, सबसे पहले मैंने एक बेस लिया, जो कि बना है किसका, एक मेटल का। ये हमारे पास में एक मेटल बेस है, ये जो मैंने पिंक लाइन खींची है ये हमारे पास में एक मेटल बेस है, इसको बोलते हैं मेटल लेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल लेयर। ये हमारे पास एक मेटल लेयर है, और इस मेटल लेयर से मेरे पास में एक टर्मिनल कनेक्टेड है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टर। 3 टर्मिनल में से एक टर्मिनल मिल गया मुझे, कलेक्टर सी मेटल लेयर से कनेक्टेड होता है। अब मेटल लेयर के ऊपर हमारे पास में पी सब्सटेंस, या फिर हम क्या बोलते हैं, पी प्लस सब्सटेंस को रखते हैं, जो हेविली डोप्ड, या फिर हम क्या बोलेंगे उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अगर होल हैं और उसको हमने और डोप कर रखा है तो उसको हम बोलेंगे P प्लस सब्सटेंस। तो सबसे पहली लेयर जो होती है वो P प्लस सब्सटेंस की होती है। उसके बाद की जो लेयर होती है हमारे पास में वो N माइनस की होती है, और N माइनस के बाद में हमारे पास में P की होती है, और उसके बाद में बची है हमारे पास में N प्लस लेयर। वो किस तरीके से रहती है, वो इस फॉर्मेशन में रहती है कि P प्लस के बाद में N माइनस आएगा इस शेप में, या इस पूरे बॉक्स में हमारे पास में N माइनस इस तरीके से क्रिएटेड रहेगा, उसके ऊपर रहेगा P, और उसके ऊपर 2 इस तरीके से क्रिएटेड रहेंगे हमारे पास में N प्लस लेयर्स। अब यहां से हमने जब इसको क्लोज कर दिया, ये क्लोज करने के बाद में इसको हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड इंसुलेटेड है। ये जो लेयर मेरे पास में यहां पे है इसको मैं क्या बोलता हूं, ये सिलिकॉन ऑक्साइड इंसुलेटेड है। ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है मेरा सिलिकॉन ऑक्साइड से मैंने इसको इंसुलेट कर रखा है। मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 लेयर लगा रखी है, SiO2 लेयर लगा रखी है यहाँ पे, या इसको क्या बोलता हूं, इससे इंसुलेटेड कर रखा है, SiO2 लेयर से इंसुलेटेड कर रखा है, इंसुलेटेड कर रखा है SiO2 लेयर से यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में अब ये जो मैंने 1-2 बॉक्स बनाए हैं यहाँ पे, ये दोनों बॉक्सेस से हमको एमीटर के टर्मिनल मिलते हैं, और ये दोनों बॉक्सेस कनेक्टेड किससे होते हैं, आपके N प्लस लेयर से। मतलब एमीटर जो होगा आपका वो N प्लस का होगा, आपका कलेक्टर जो होगा वो P प्लस का होगा, और यहां बीच में मैंने एक और बॉक्स बना रखा है
बीच में एक और फॉर्मेशन देके मैंने यहाँ से एक टर्मिनल ले रखा है जिसको क्या बोलते हैं, एक मेटल का बॉक्स है या मेटल का फ्रेम के बेसिस पे मैंने एक टर्मिनल ले रखा है, उसको बोलते हैं गेट। और ये गेट कनेक्टेड किससे, आपका एन माइनस से। तो आपको यहाँ पे तीनों टर्मिनल कनेक्टेड किस किस से वो क्लियर हो चुका है कि एमीटर की बात करते हैं तो वो एन प्लस से कनेक्टेड है, कलेक्टर की बात करते हैं पी प्लस से कनेक्टेड है, और गेट की बात करते हैं तो वो किससे कनेक्टेड है, एन माइनस लेयर से कनेक्टेड है। ठीक है, ये हो गया अपने पास आईजीबीटी का बेसिक स्ट्रक्चर या किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है कि जो तीनों टर्मिनल्स आपने देख लिए कि दो एमीटर का, एक गेट का और एक कलेक्टर का, ये तीन टर्मिनल्स आपको मिल चुके हैं। ऑल्दो चार टर्मिनल हैं बट ये ई और ई दोनों क्या है, एमीटर का ही है, तो दोनों को हम एक साइड कंबाइन करते हैं बाद में। तो एमीटर, गेट एंड कलेक्टर तीनों टर्मिनल अगर आपको मिल चुके हैं तो इनके बाद में अब बात आती है इसकी वर्किंग की, कि आईजीबीटी हमारा वर्क किस तरह से करेगा, या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हमने इसको बोला है, तो वोल्टेज से किस तरह से ये कंट्रोल होता है। ठीक है, अब वोल्टेज से कंट्रोल करने के लिए या किसी भी डिवाइस को ऑन करने का बेसिक पर्पस क्या रहता है, उसके थ्रू हम करंट पास करवाएं, है ना, और उसके थ्रू करंट पास करवाते टाइम पे उसका कुछ एडवांटेज हमें मिले, वो हमारे करंट के आउटपुट में हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें करना है एग्जैक्टली क्या है इसके अंदर, हमें करना है कि इसके अंदर करंट फ्लो करवाना है। अब करंट फ्लो कैसे होता है, करंट फ्लो हमारे पास में किस तरीके से रहेगा कि बेसिक अगर मैं बीजेटी की बात करता हूं तो एमीटर, बेस और कलेक्टर, यहाँ पे एमीटर कलेक्टर तो है, बेस की जगह हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे गेट, तो एक टर्मिनल का नाम यहाँ पे चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं गेट। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, एमीटर बेस कलेक्टर में एमीटर क्या करता था, एमिट करता था अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और कलेक्टर उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता था, कलेक्ट करता था। तो अगर एमीटर टू कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है तो करंट का फ्लो किस तरफ से होता है, कलेक्टर टू एमीटर। तो आपके पास में यहाँ पे करंट का फ्लो क्या रहेगा कि इस कलेक्टर टू इस एमीटर पे आपके पास में करंट का फ्लो रहेगा और पूरा डिवाइस आपका वर्क करेगा। मतलब इनडायरेक्टली हम क्या करेंगे, अभी यहां पे हम देखेंगे वर्किंग में कि एमीटर से इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से कैपेसिटर तक पहुंचेंगे, हमें सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब उसके लिए हमारे पास में सबसे पहला काम हमने क्या किया, दो तरह से हम इस डिवाइस को ऑन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि मान लो मेरे पास में कितने जंक्शंस बने हैं, यहाँ पे जंक्शन हमारे पास में बने हैं ये J1, J2 एंड J3, तीन जंक्शंस बने हैं। मैं इन तीनों जंक्शन का नाम लिख देता हूं, एक बार देखिए कैसे। ये जो मेरे पास तीन जंक्शन बने हैं J1, ये जंक्शन मेरा J2 और जंक्शन J3। तो अगर मुझे एमीटर से इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाना है कैपेसिटर तक, या मैं इंडायरेक्टली क्या बोल रहा था कि कैपेसिटर से एमीटर तक करंट फ्लो करवाना है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे करना होगा कि एमीटर को कनेक्ट करो एक साथ। पहले तो एमीटर्स को एक साथ कनेक्ट करो। पहले कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए मैंने इन दोनों एमीटर्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया, इन दोनों एमीटर्स को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया, और इसके थ्रू मैंने कैपेसिटर, एमीटर और कैपेसिटर के, एमीटर और कलेक्टर के बीच में, नॉट द कैपेसिटर, एमीटर और कलेक्टर के बीच में मैंने एक सप्लाई सोर्स कनेक्ट किया है। एमीटर और कलेक्टर के बीच में मैंने एक सप्लाई सोर्स यहां पे कनेक्ट किया है। ये जो सप्लाई सोर्स हमारा होगा, ये जो सप्लाई सोर्स हमारे यहाँ पे कनेक्टेड होगा, वो बताएगा कि कौन सा जंक्शन हमारा ऑन होगा या कौन सा जंक्शन हमारा रिवर्स बाइस में जाएगा, फॉरवर्ड में होगा या रिवर्स में होगा। वो कैसे होगा कि देखिए, अगर मुझे ये करना है कि एमीटर टू कलेक्टर जंक्शन को, या एमीटर टू कलेक्टर जंक्शन जो मेरे पास में है उसमें भी कितने जंक्शन आ रहे हैं, J1, J2 एंड J3। इसके लिए सबसे पहले प्रोसेस में मुझे क्या करना पड़ेगा कि एमीटर किससे कनेक्टेड है, एन मतलब नेगेटिव से, तो इसको फॉरवर्ड बाइस करने के लिए किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और कलेक्टर किससे कनेक्टेड है, पी से, तो उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने वही कर दिया, मैंने इसको पॉजिटिव से ही कनेक्ट कर दिया। ये हमारा नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, ये हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। ठीक है, दिख रहा है यहां पे आपको, क्लियर है ये चीज कि एमीटर टू कलेक्टर के बीच में मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगाया है, उसको फॉरवर्ड बाइसिंग करने के लिए, मतलब एमीटर कनेक्टेड है एन प्लस से, तो उसको एन मतलब नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, और कैपेसिटर कनेक्टेड है पी प्लस से, तो उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने कर दिया। जैसे ही मैंने इसको इस तरह से कनेक्ट किया, प्लस टर्मिनल ऑफ बैटरी विल रिपेल द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ दिस पी प्लस रीजन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है यहाँ पे, होल्स, होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, उनको ये रिपेल करेगा किस तरफ, J3 की तरफ। और J3 की तरफ क्या है, J3 के ऑपोजिट साइड में क्या है आपका N माइनस, मतलब वहां पे क्या है अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में, तो ये होल्स उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। लेकिन उस रिकॉम्बिनेशन के पहले जब N और P जंक्शन बनते हैं तो वहां पे एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट होती है ना, डिप्लेशन लेयर क्रिएट होती है। वो डिप्लेशन लेयर कैसे बनती है, देखिए वो जो डिप्लेशन लेयर यहां पे आपके पास में क्रिएट होगी, उसके अकॉर्डिंग इस J3 जंक्शन के एक साइड, J3 जंक्शन के P1 साइड, P प्लस वाली साइड पे आपके पास में क्या क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ पे सारी की सारी साइड में क्या क्रिएट हो जाएंगे,
प्लस चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस आपके पास यहां इकट्ठे हो जाएंगे। ये डिप्लेशन लेयर ही है, ठीक है, ये डिप्लेशन लेयर ही है आपके पास में। पी के अंदर अपने पास है पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो जब इस पॉजिटिव टर्मिनल से सारे के सारे मेरे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऊपर पुश किए गए थे या फिर ऊपर रिपेल किए गए थे यहाँ पे, तो वो जंक्शन J3 को क्रॉस करेंगे। J3 को क्रॉस करके रिकम्बाइन करेंगे n- रीजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। मतलब अगर मेरे पास होल्स जो है वो ऊपर की साइड जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेरे पास नीचे की साइड आएंगे, राइट। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो रहेगा नीचे की साइड रहेगा, तो यहाँ आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इस जंक्शन पे, ठीक है, और आपके होल्स जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या हुआ कि आपका J3 जो है, J3 आपका किस में आ गया, J3 आपका ऑन में आ गया, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं J1 की, तो J1 भी हमारा ऑन में है। किस तरह से ऑन में है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से हमारा एमिटर कनेक्टेड है और एमिटर जो है n+ रीजन का है, मतलब नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, वो ऑन होगा। इसमें क्या होता है कि इस n+ रीजन के पास में यहां आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिपेल होंगे, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिपेल होके आपके पास यहां पहुंच जाएंगे, वो आगे पुश करेंगे। और पॉजिटिव टर्मिनल का क्या होगा यहाँ पे, ये आपके पास में होल्स यहां आ जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल्स आपके होल को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो गया। लेकिन जंक्शन J2 जो था, जंक्शन J2 आपका रहेगा यहाँ पे क्या, ऑफ। मतलब यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर इस तरह से क्रिएट हो जाएगी कि अगर ये कनेक्शन मैंने किया तो एमिटर से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो n+ से p और p से n- और फिर p+ और c तक पहुंचना था, वो n+ से p को तो क्रॉस कर लेगा। मतलब जंक्शन J1 को तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके पहुंच जाएंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन J2 को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या हुआ कि इस टाइम पे आपका जो करंट है या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होगा, यहां से यहां पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहां पहुंचेगा, ठीक है, और यहां से यहां पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। लेकिन इसको, ये जो रीजन है मेरे पास कौन सा, जंक्शन J2, जंक्शन J2 को वो कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जंक्शन J2 जो है वो आपके पास में यहां पे एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट करता है, क्योंकि ये ऑफ है, ये एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट करता है। दोनों साइड से सेम काम होंगे, ये डिप्लेशन लेयर क्रिएट करेगा तो ये अपने पास ऑफ हो जाएगा जंक्शन J2, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से नहीं हो पाएगा। मतलब आपका अभी डिवाइस ऑन नहीं हुआ है, ठीक है। आपने इसको कनेक्ट किया तो आपका डिवाइस अभी ऑन नहीं हुआ है, सिंस आपका एमिटर जो कनेक्टेड था नेगेटिव टर्मिनल से, तो इलेक्ट्रॉन ने n+ से p में तो आ गए और n- से p में भी पहुंच गए, लेकिन इस p से n- में वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जंक्शन J2 जो है वहां पे बना हुआ है और वो डिप्लेशन लेयर काफी ज्यादा है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, सिंस वो रिवर्स बाइसिंग के अंदर है, ठीक है। तो अब हम क्या करें कि हमारा ये जो डिवाइस है ये ऑन हो जाए। हमारे पास में एक गेट टर्मिनल है, मैं क्या करता हूं, इस गेट टर्मिनल के ऊपर भी, गेट टर्मिनल किससे कनेक्टेड है आपका, n+ से, तो मैं इस वाले जंक्शन एमीटर टू गेट, इस जंक्शन को भी क्या करूंगा, मैं इस जंक्शन को मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, फॉरवर्ड बाइसिंग से, अगेन, है ना। गेट को कनेक्ट कर दिया मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब ये जो मेरे पास n+ से कनेक्टेड है, इसको मैंने अगेन पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। यहां पे ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है। अगर मैंने गेट को इस तरह से कनेक्ट किया और इस वोल्टेज को मैं क्या बोल रहा हूं, VGE, ठीक है, और इस वोल्टेज को मैं बोल रहा हूं VEC, क्लियर है। जब मैंने VGE अप्लाई किया या मैंने देखा कि गेट जो है वो भी मेरे पास में n+ से कनेक्टेड है, मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल में किया, तो ये जो जंक्शन मेरे पास क्रिएट हुआ, वो जंक्शन के पास अब क्या है, दो तरह से कनेक्टेड है। अगर आप देखते हो इस n+ के साथ में, तो जंक्शन J1 हो गया, तो जंक्शन J1 आपका ऑन हुआ इसके साथ भी। लेकिन ये कनेक्टेड आपका इस यहां पे भी है, यहां बीच में भी एक पूरा पार्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, यहां बीच में भी आपको एक रास्ता मिल रहा है। तो इस रास्ते की अगर अपन बात करते हैं, तो यहां से अगर मैं देखूं तो n- रीजन कनेक्टेड है किससे, प्लस से। मतलब ये जो मेरे पास में जंक्शन हुआ, जंक्शन J2 जो मेरे पास में हुआ, अगर मैं इससे इसको क्रॉस चेक करता हूं तो क्या हो गया, ये रिवर्स बाइस हो गया। लेकिन इसको रिवर्स बाइस होने के साथ में एक चीज और क्या हुई अपने पास, यहां n+ रीजन में एक और एक्सटर्नल सोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करेगी, यहां पे इस वाले रीजन में, वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करेगी, इस वाले रीजन में अपने पास में सारे इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर देगी एक साथ। इस वाले रीजन में हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास में नैरो पाथ है। जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्रिएट हो जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन चैनल हमारे पास यहां क्रिएट हो चुका है। इस वाले पाथ में हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन चैनल क्रिएट हो चुका है। यहां पे मैं इसको बता देता हूं, इसको क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन चैनल।
और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चैनल या फिर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक जगह यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, आपका जंक्शन J2 जो है वो इस वाले पार्ट से थोड़ा थोड़ा टूटना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जंक्शन J2 जो है वो यहाँ से लीक करेगा, जंक्शन J2 जो है वो आपका यहाँ से लीक करेगा, और जैसे ही जंक्शन J2 यहाँ से लीक करेगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो N+ से P पे पहुंच चुके थे दोनों साइड से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों साइड से आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो N से P पे तो पहुंच चुके थे, है ना, और यहाँ से अपने पास में आगे भी आ चुके थे, यहाँ से आगे भी आ चुके थे। बस दिक्कत ये थी कि जंक्शन J2 जो था वो क्रिएट नहीं हो पा रहा था। तो अब इस रीजन की वजह से क्या होगा कि अब आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में एक डायरेक्ट क्या हुआ, आपको डायरेक्ट पाथ मिल गया फ्रॉम N+2 N+2 आपको एक डायरेक्ट यहां से क्या मिलेगा, एक बाईपास पाथ मिलेगा। मतलब उसने क्या किया कि इस P को बाईपास कर दिया डायरेक्टली, उसने इस P को बाईपास कर दिया। आपका इलेक्ट्रॉन जो है अब क्या करेंगे, इन N+ रीजन से डायरेक्टली N- में आएंगे, और उस N- से फिर डायरेक्टली किस में जाएंगे आपका इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद जाएगा आपका कलेक्टर के अंदर, इस पाथ को फॉलो करेगा वो, और कलेक्टर में पहुंचने के बाद में क्या होगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, या अगर मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपका होल्स वो किस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, आपके जो होल्स हैं वो इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, है ना, आपके होल्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो जिस डायरेक्शन में आपके होल्स जाते हैं, या फिर हम ऐसा बोलें कि जिस डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कैसे करेगा, यहां से करंट कैसे फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में, यहां से। तो कैपेसिटर से करंट अपना एंटर करेगा, और एमीटर से हम करंट को क्या करेंगे, बाहर की तरफ आउटपुट पे ले देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास वर्क होता था हमारा IGBT का। क्लियर है ये चीज, मैं इसको वापस एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मेरे पास एक मेटल लेयर होती है, मेटल लेयर पे मैं P+ रीजन रखता हूं, फिर N- P और N+ दो अलग अलग पार्ट में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। उसके ऊपर मैंने एक पार्ट लिया हुआ है मेटल का, जिसपे सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर कर रखी है, इंसुलेटेड कर रखा है मैंने उसको। N+ रीजन को एक साथ कनेक्ट किया है दोनों साइड के, और उन दोनों को मैंने बोला एमीटर टर्मिनल, और बीच में एक मेटल बॉक्स के साथ में मैंने उसको बोला गेट टर्मिनल। तो मेरे पास एमीटर, गेट और कैपेसिटर तीनों टर्मिनल्स मिल गए। सबसे पहला काम मैंने किया, एमीटर टू कैपेसिटर के बीच में मैंने एक फॉरवर्ड बाइसिंग अप्लाई करी, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया। मैंने देखा कि जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया तो J1 मेरे पास में ऑन है, J3 मेरे पास ऑन है, बट जंक्शन J2 जो है वो ऑफ रहेगा। तो N+ से इलेक्ट्रॉन P में आ जाएंगे, बट P से N- में नहीं आ पाएंगे, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब मैंने क्या किया कि गेट टू एमीटर के बीच में मैंने एक VGE एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से मेरे पास N+ और इस P वाले नैरो रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या इसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन चैनल क्रिएट हो चुका है। वो चैनल आपको N+ टू N- एक डायरेक्ट पाथ प्रोवाइड करवाता है, और उसी की वजह से आपका सारा इलेक्ट्रॉन जो P रीजन में आके रुक जा रहा था, वो अब क्या करेगा, N+ से डायरेक्टली जंप करेगा N- रीजन में, और वहां से डायरेक्टली जंप करके P+ और कैपेसिटर। तो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो चुका है। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया, करंट का फ्लो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका IGBT वर्क करता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी को अपने लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये डायग्राम आपको प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा एग्जाम में, इनकेस अगर ये आता है क्वेश्चन तो। ये चीज क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसको बोलते हैं हम क्या, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। यही सेम हमें क्या लेना है कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को काम में लेना है। उससे हम एक और डिवाइस बनाएंगे, इसको बोलते हैं SCR, या जिसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। ये डायग्राम देख लिया, अब सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास में है वो है SCR, जिसको हम क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है इसकी, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जो होता है वो भी एक तरह से IGBT की तरह ही एक डिवाइस होता है, जो हमें सेमीकंडक्टर सब्सटेंस से क्रिएट करके बनाना पड़ता है। अब जैसे हमने IGBT के बारे में पढ़ा था, तो SCR के बारे में भी वो ब्रीफ नॉलेज चाहिए। तो SCR के भी हमें टर्मिनल्स या कितनी लेयर्स होती हैं उसके बारे में मैं नोट डाउन करवाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टर्मिनल्स की, तो SCR जो है हमारे पास में एक तरह से सॉलिड स्टेट डिवाइस। सबसे पहले अगर मैं लाइन लिखता हूं यहाँ पे कि इट इज अ सॉलिड स्टेट डिवाइस, सॉलिड स्टेट डिवाइस, ठीक है। इट इज अ सॉलिड स्टेट डिवाइस एंड विच हैज द टर्मिनल 3 टर्मिनल्स आपके पास होते हैं यहाँ पे, 3 टर्मिनल्स, जिनके नाम कौन कौन से, एनोड, कैथोड और गेट, एनोड,
कैथोड, एनोड, कैथोड और गेट। ठीक है, 3 टर्मिनल डिवाइस है। यहां भी हमारे पास में 4 लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं। वो 4 लेयर्स कौन कौन सी होती है हमारे पास में? P, N, P एंड N, 2 P और 2 N, और दोनों ऑल्टरनेटिवली चलेंगे। ठीक है, P N जंक्शन बनेगा हर बार। तो हमारे पास में यहाँ पे कितने जंक्शन बनते हैं? 3 जंक्शंस बनते हैं। ठीक है, 3 जंक्शंस हमारे पास में यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। 3 जंक्शंस, कौन कौन से जंक्शन रहेंगे? J1, J2 एंड J3। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज अ सॉलिड स्टेट डिवाइस व्हिच हैज 3 टर्मिनल्स एंड 4 लेयर्स विद 3 जंक्शंस, राइट। अब ये बनता किस तरीके से है? बनने के बाद में इसमें किस तरह से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं? तो अगर मैं इसके एक डिवाइस को आपको बना के दिखाऊं कि ये जो लेयर्स हैं किस तरह से क्रिएटेड रहती हैं, ऑल्टरनेटिवली आपने क्या करना है? यहाँ पे आपने ऑल्टरनेटिवली P, N, P और N, इन सब्सटेंसेस को इस तरह से लेयर्ड करना है। मतलब N लेयर, देन P, देन अगेन N एंड P। तो ये P N P N अपने पास में 4 सब्सटेंसेस या 4 लेयर्स होती हैं जहां पे 3 जंक्शंस बनते हैं, J1, J2 एंड J3। ये 3 जंक्शंस बनते हैं। इसमें हम एक टर्मिनल को बोलते हैं हमारा एनोड, एक को बोलते हैं हम कैथोड, और जो इन दोनों के बीच में रहता है, यहाँ P और N जंक्शन के बीच में जो रहता है उसको हम बोलते हैं हमारा गेट टर्मिनल। ठीक है, अब बात यहां पे ये आती है कि SCR वर्क कैसे करा था। तो ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि SCR का बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है, PN PN। अब यहाँ पे सब पे अपने पास डिप्लेशन लेयर क्रिएटेड होती है, जैसे हमने इनको साथ में रखा हुआ है। अब उन डिप्लेशन लेयर को वहां से रिमूव किस तरह से किया जाएगा, कौन सा जंक्शन ऑफ होगा या कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में आएगा, कौन सा रिवर्स बाइस में आएगा, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे इनको सप्लाई देनी पड़ती है। बेसिक काम हमारे पास में क्या है कि इसको ऑन करवाना है। तो SCR को ऑन करवाने के लिए कितने तरह से ये ऑन हो सकता है, क्या क्या चीजें आपके लगेंगी उसके अंदर, ऑपरेटिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं, वो हम बात करेंगे अब। ठीक है, तो अगर SCR की बात करते हैं तो SCR एक्चुअली हमारे पास में वर्क जो करता है वो 3 मोड में वर्क करता है। 3 मोड्स में वो वर्क करता है। उन तीनों का नाम हमारे पास में है फॉरवर्ड। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं मेरे डायोड की, तो डायोड किस तरह से वर्क कर रहा था? एक फॉरवर्ड बाइसिंग, एक रिवर्स बाइसिंग, है ना। फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग, 2 तरीके से मेरा SCR वर्क कर रहा था। लेकिन अगर मैं डायोड काम कर रहा था, लेकिन अगर मैं SCR की बात करता हूं तो SCR के अंदर क्या होगा? फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग तो होगी, बट फॉरवर्ड बाइसिंग जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। तो एक वो जिस तक आपका वोल्टेज काम ही नहीं करेगा या आपका डिवाइस काम ही नहीं करेगा। अगर आपने फॉरवर्ड अप्लाई कर रखा है या फॉरवर्ड बाइस कर रखा है, स्टिल आपका डिवाइस काम नहीं कर रहा, तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। उसके अंदर वो ब्लॉक करके रखेगा आपके डिवाइस को वर्क करने से, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। एंड देन उसके बाद में स्टार्ट होता है आपका फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, जिसमें आपका डिवाइस जो है कंडक्ट करता है। तो 2 अपने पास में फॉरवर्ड हो गए, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, है ना। एक होता है हमारे पास में रिवर्स के लिए, तो उसको बोलते हैं रिवर्स कंडक्टिंग मोड, कि रिवर्स बाइस्ड है अगर वो है तो उसके अंदर किस तरह से वो वर्क कर रहा है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स कंडक्टिंग मोड। 3 तरह के हमारे पास मोड हो गए। कौन कौन से? रिवर्स ब्लॉक फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, मैं यहां लिख देता हूं एक बार। पहला हमारे पास में मोड जो है वो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। सबसे पहले आएगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इसके बाद में सेकंड हमारे पास में आता है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, है ना। और थर्ड वन हमारे पास में क्या आता है? रिवर्स कंडक्टिंग मोड, है ना, या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड आप बोलते हैं उसको, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, क्योंकि कंडक्शन में तो सैचुरेशन में आता है। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ये 3 तरह के मोड में आपका, या 3 तरह के स्टेप्स में आपका SCR जो है वो वर्क करता है। तो अगर आपने SCR के वर्किंग के बेस पे इसका वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, जिसको आप क्या बोलते हो? VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR। अगर आपने VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR देखना है तो आपने इन तीनों मोड्स को समझना पड़ेगा अच्छे से। इन तीनों मोड में किस तरह से आपका SCR वर्क कर रहा है, किस तरह से ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। जब हम वो समझ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा आउटपुट पे कितना करंट आ रहा है। जब आउटपुट पे करंट पता चल गया, सप्लाई तो हमने खुद नहीं दी है, तो उस वोल्टेज और आउटपुट वाले करंट के बीच में जो रिलेशन निकलेगा उसको हम बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR। ठीक है, तो हम तीनों मोड्स को समझते हैं, तीनों मोड्स के डायग्राम बनाएंगे, यही सेम चीज, उनका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। उसके बाद में तीनों मोड्स में किस तरह से वो ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरह से उनकी वर्किंग हो रही है, उसको समझ के हम बनाएंगे इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो देखिए तीनों मोड्स को किस तरह से वर्क करवाते हैं।
मैंने यहाँ पे तीनों मोड्स के लिए डिफरेंट तीनों डायग्राम्स बना रखे हैं। अभी इसमें कोई बेसिक डिफरेंस अभी क्रिएटेड नहीं है, क्योंकि वो मैं क्रिएट करूंगा कि तीनों के अंदर मैं किस वाले के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग की तरह से काम करेगा, कौन सा रिवर्स की तरह काम करेगा, वो सब चीजें बनाएंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले वाले मोड में अपन चलते हैं। ये मोड अभी क्रिएटेड नहीं है, ये सिर्फ मेरे पास में एक पीएन जो है SCR सामने रखा हुआ है। इसको मुझे किस मोड में ऑपरेट करवाना है मेरे ऊपर है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के बारे में समझना है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस। सिंपल चीज आप ध्यान रखिए, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड जहां पे लिखा हुआ है उसका मतलब है फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स जहां पे लिखा हुआ है उसका मतलब है रिवर्स बाइस। तो आपने इसको अगर फॉरवर्ड बाइस करना है तो फॉरवर्ड बाइस के लिए क्या करेंगे, एनोड की तरफ आप क्या कनेक्ट करोगे, एनोड की तरफ आप कनेक्ट करोगे इसमें पॉजिटिव से। एनोड को कनेक्ट करोगे आप पॉजिटिव टर्मिनल से। एनोड को कनेक्ट कर दिया हमने पॉजिटिव टर्मिनल से, कैथोड को कनेक्ट कर दिया हमने नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, एनोड जो होता है आपका पॉजिटिव से अगर कनेक्टेड है तो जंक्शन J3 आपका क्या हो जाएगा, जंक्शन J3 आपका ऑन हो जाएगा। जंक्शन J1 मतलब जब कैथोड आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, तो जंक्शन J1 क्या हो जाएगा, ये भी आपका ऑन हो जाएगा। बट जंक्शन J2 वो आपका रहेगा ऑफ। तो अगर जंक्शन J2 मेरे पास ऑफ है तो इसके पास जो डिप्लेशन लेयर क्रिएटेड यहां पे होगी, इसके पास जो यहां पे डिप्लेशन लेयर बनी हुई होगी, वो डिप्लेशन लेयर रिवर्स बाइसिंग में, या जंक्शन अगर ऑफ होता है तो बढ़ती है ना, तो डिप्लेशन लेयर यहां पे क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो अब बात क्या है कि अगर कैथोड पे नेगेटिव है ना, कैथोड पे नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो कैथोड पे जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैथोड पे जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना चाहेंगे अपवर्ड। यहां तक तो वो पहुंच जाएंगे लेकिन आगे नहीं पहुंच पाएंगे। सिमिलरली यहां से यहां पे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन ये बीच वाले J2 जंक्शन की वजह से ये वर्क नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने इसको क्या बोला, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। आपने इसको फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट कर रखा है, गेट को आपने ओपन छोड़ा हुआ है अभी। गेट टर्मिनल इज जस्ट अ कंट्रोलिंग टर्मिनल, जो आपको अभी समझ में आएगा तीसरे वाले मोड में जब मैं बात करूंगा। तो अभी क्या हो रहा है कि सिंपल फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की मैं बात कर रहा हूं। आपने क्या किया, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट किया, देखा तो जंक्शन J1 एंड J3 आपके ऑन हो गए, J2 आपका ऑफ हो गया। जंक्शन J2 अगर आपका ऑफ है तो वहां पे डिप्लेशन लेयर अपनी बढ़ती जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन्स को P to N में फ्लो करने नहीं देगी। मतलब आपका डिवाइस जो है अभी ऑफ रहेगा इवन आफ्टर यू हैव अप्लाइड द पॉजिटिव टर्मिनल, और यू कैन से दैट यू हैव फॉरवर्ड बाइस द डिवाइस, बट द डिवाइस इज नॉट ऑन हियर। तो इसको क्या बोलेंगे हम, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड बाइस होते हुए भी वो ब्लॉक कर रहा है डिवाइस आपको, तो इस डिवाइस, इसका क्या नाम है, मैंने क्या नाम दिया, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड में ब्लॉक क्यों हो रहा था, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्यों हो रहा था, क्योंकि जंक्शन J2 मेरा ऑफ था और वहां से मेरे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पा रहा था। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाएगा तो करंट का फ्लो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद में मैं बात करता हूं एक बार फॉरवर्ड ब्लॉकिंग के बाद में रिवर्स ब्लॉकिंग की। मान लो मैंने यहां पे लिख देता हूं एक बार के लिए, ये मेरे पास में है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा, आपने अगर इसको पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया है फॉरवर्ड बाइस के लिए, तो नेगेटिव बाइस के लिए क्या करना पड़ेगा, एनोड को कनेक्ट करना पड़ेगा नेगेटिव से, एनोड को नेगेटिव से, कैथोड को आपने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से। जैसे ये काम हुआ, जंक्शन J3 आपका हो गया ऑफ, J2 आपका हो गया ऑन और J1 हो गया आपका ऑफ। ठीक है, तो जैसे ही ये दो टर्मिनल्स आपके पास में ऑफ हो गए तो यहां पे डिप्लेशन लेयर आपकी जो है वो बढ़ती गई। डिप्लेशन लेयर जो आपकी बनी है वो जंक्शन J3 पे ज्यादा बन गई और जंक्शन J1 पे भी ज्यादा बन गई। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बिल्कुल ही नहीं होगा। यहां पे जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा ही नहीं, बट जंक्शन J2 की वजह से क्या हो रहा था, J2 यहां पे, यहां से अगर मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो हो रहा है वो यहां पहुंच पा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। या आप बोलते हो कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किससे जाएगा, N to P जाएगा, क्योंकि अभी सब कुछ ब्लॉक्ड है। तो N टर्मिनल से या N सब्सटेंस से P सब्सटेंस में ही आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। देखिए यहां पे ये जो आपका यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो इस तरीके से रहेगा N to P। अभी रिवर्स ब्लॉकिंग के अंदर ये काम हो रहा है, बट दो जंक्शंस जब ऑफ हैं तो डिवाइस के अंदर कोई रिवर्स करंट फ्लो भी नहीं हो रहा, क्योंकि जंक्शंस ऑफ है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो नहीं पा रहा, तो करंट का फ्लो भी नहीं होगा। तो मैंने देख लिया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो जंक्शन J2 की वजह से मेरे पास में करंट फ्लो नहीं करेगा। रिवर्स ब्लॉकिंग की बात करते हैं तो जंक्शन J1 और J3 की वजह से मेरे पास में करंट फ्लो यहाँ पे नहीं करेगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की बात ये आ गई हमारे पास में। अब इस रिवर्स ब्लॉकिंग में भी मैंने गेट को ऑन रखा है, जो मेरे पास कंट्रोलिंग टर्मिनल है वो मैंने यहाँ पे भी इसको ऑफ किया हुआ है, अभी उसको ओपन रखा हुआ है, इस पर कोई भी कनेक्शन मैंने अभी तक नहीं दिया है।
अब बात यह आती है कि मैंने फॉरवर्ड बाइस करके देख लिया तो भी ऑन नहीं हुआ, रिवर्स बाइस करके देख लिया तो भी ऑन नहीं हुआ, तो क्या करें इसको ऑन करने के लिए? आपने इसको ऑन करने के लिए क्या करना है, ये जो कंट्रोलिंग टर्मिनल एक्स्ट्रा आपके पास में है गेट, इस गेट टर्मिनल पे आपने क्या करना है, अब इसको, इस P को भी आपने किस पे कनेक्ट कर देना है, पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट कर देना है। किसके अंदर? फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड के अंदर। तो फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में आपने क्या करना है, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड को तो सिंपली आपने फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करना है, मतलब यहां पे आपने पॉजिटिव टर्मिनल लेना है एनोड को, और कैथोड को आपने नेगेटिव टर्मिनल लेना है। ये चीज तो क्लियर है। मान लो आपने इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया, एनोड और कैथोड को इस तरह से कनेक्ट किया है, और यहाँ पे जो आपने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है वो कैसे किया है, इसको पॉजिटिव लेना है तो ऊपर पॉजिटिव आ गया, नीचे आपका नेगेटिव आ गया, ये प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया। आपने क्या किया, डिवाइस को फॉरवर्ड बाइस में कर लिया, लेकिन कंट्रोल करने के लिए गेट और कैथोड के बीच में भी आपने एक कनेक्शन दिया है एक्सटर्नल, उसमें आपने गेट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और कैथोड को आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया, मतलब ये भी आपने क्या किया है, अब फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट कर दिया है। किसको? गेट टर्मिनल को। जैसे ही गेट टर्मिनल को आपने फॉरवर्ड बाइस में किया है, अभी तक इस एक्सटर्नली या जो हमारे पास में मेन फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, उस मेन फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से हो क्या रहा था कि जंक्शन J3 ऑन था, है ना, J1 भी ऑन था, बट J2 मेरे पास में ऑफ था। J2 ऑफ था, इस वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने J या फिर गेट टर्मिनल पे जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है, गेट पे जैसे ही मैंने पॉजिटिव बनाया इसको, तो क्या होगा, इस पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव और इस P के बीच में, इसके होल्स के अंदर क्या होगा, होल्स क्रिएट हो जाएंगे और वो अपोज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉन्स कहां रखे हुए हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स आपके P के जस्ट ऊपर जो N लेयर है, यहां इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं सारे, ठीक है, यहां आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, N लेयर है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये गेट टर्मिनल आपके इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऑल्दो ये अट्रैक्शन जो होना था वो कहां होना था, ऊपर की तरफ, बट इस गेट टर्मिनल की वजह से क्या हुआ, ये अट्रैक्शन आपका नीचे की साइड यहां पे आया। जैसे ही यहां पे आता है तो इस वाले एरिया में, या ये वाला जो जंक्शन आपका J2 है, इसके अंदर एक लेयर क्रिएट हो जाती है, एक पाथ क्रिएट हो जाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां आते हैं, तो ये इस जंक्शन J2 को क्या करता है, तोड़ देता है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर एक साथ एक जगह से निकलेंगे तो हल्का सा रास्ता मिल गया, फिर वो उस जगह को पूरी तरीके से खोल देंगे। तो जंक्शन J2 पे इसको हल्का सा लीक मिला इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से, और वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या करेगा, वो सारा इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, अब यहां से इधर की तरफ फ्लो करेगा, है ना। तो आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। जंक्शन J3 ऑन है, J1 भी ऑन है, J2 में अपने लीक कर दिया तो J3 भी एक तरह से ऑन, J2 भी एक तरह से आपका ऑन हो गया। तो पूरा डिवाइस हमारा अब इस टाइम पे ऑन होता है, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, कंडक्टिंग मोड। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड कब होती है, जब हमने गेट टर्मिनल से एक्सटर्नल वोल्टेज को अप्लाई किया है, या गेट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। जैसे ही गेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, जंक्शन J2 पे हमें एक लीक मिलेगा, और वो लीक धीरे धीरे बढ़ जाएगा ड्यू टू अपने पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा अपना लीक फैल जाएगा, और जंक्शन J2 भी हमारा एक तरह से ऑन की तरह बिहेव करेगा, सिंस J1 और J3 तो पहले से ऑन है। तो तीनों जंक्शन एक तरह से ऑन हो गए, हमारा डिवाइस अब यहाँ पे वर्क करने लग जाएगा। और जो हमारा करंट है, अब वो इस डिवाइस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो हो रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन हमारी इस तरीके से रहेगी। तो अगर मैं यहां देखता हूं, देखिए करंट की डायरेक्शन कैसे आएगी, मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, तो करंट की डायरेक्शन आपकी ऐसे है, करंट आपका इस तरीके से फ्लो करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब यहाँ पे बन गया, यहां से बेसिकली इस फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से क्या हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां हो रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां हो रहा था, और ये लीक हमारा टूट गया, तो सारा इलेक्ट्रॉन जो है हमारा यहां से ऊपर जाएगा और इधर से ऊपर चल के यहां चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा, तो करंट की डायरेक्शन हमारे पास में क्या रहेगी, डाउनवर्ड्स। जो आपने एक्सटर्नली वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रखा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो अपना SCR जो था, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, वो 3 मोड्स में काम करता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, जहां पे फॉरवर्ड बाइस होने के बावजूद करंट फ्लो नहीं करेगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, जहां रिवर्स बाइस है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, जहां आप गेट या कंट्रोलिंग टर्मिनल से एक एक्सटर्नल सोर्स लगाते हो, और जंक्शन J2 जो कि ऑफ था उसको ऑन करने के लिए एक लीक वहां पे प्रोवाइड हो जाता है हमारे पास, और डिवाइस जो है हमारा ऑन हो जाता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड पहले होता है, पहले हमने जैसे मान लो कुछ फॉरवर्ड बाइसिंग अप्लाई करी, पहले वो फॉरवर्डली ब्लॉक हुआ, उस ब्लॉक होने के बाद में धीरे धीरे यहाँ पे लीक क्रिएट हुआ, तो अब वो शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा, वर्किंग स्टार्ट करेगा, लेकिन एक मोमेंट तक वो ऑफ रहेगा। उसके बाद अगर आप और अप्लाई करते हो या एकदम से गेट अप्लाई कर दोगे,
गेट सिग्नल अप्लाई कर दोगे तो फिर वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो ऑन हुआ करंट आपका फ्लो करने लग जाएगा। आप सिंपली लीनियर आपको वहां पे सप्लाई मिलेगी। अगर आपका करंट फ्लो कर जाता है, उसके बाद आप बात करते हो रिवर्स ब्लॉकिंग की, तो रिवर्स बाइस्ड वोल्टेज जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया उसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करता है, उसको बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट। ठीक है, रिवर्स लीकेज करंट। अब उसके बाद में अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं इस नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाता ही रहता हूं, इसकी वैल्यू को, जो एनोड और कैथोड के बीच में नेगेटिव वोल्टेज मैंने अप्लाई कर रखा है, उसकी वैल्यू को मैंने अगर मान लो और बढ़ा दिया, तो क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू को और बढ़ाएंगे तो एक मूवमेंट के बाद में इन लेयर्स का जो डिप्लीशन लेयर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इतनी ज्यादा डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इनका सैचुरेशन आ जाएगा। सैचुरेशन आते ही ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसका डिवाइस का ब्रेकडाउन होते ही क्या होगा, सारा करंट अब फ्लो करने लगेगा रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उस स्पेसिफिक वोल्टेज या रिवर्स वोल्टेज को क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, तो हमने ये वर्किंग समझ ली हमारे एससीआर के तीनों मोड्स में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्टिंग और रिवर्स ब्लॉकिंग। इनके बेसिस पे अब हम बनाते हैं इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, देखिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनती है इसकी। यहां मैंने बना रखा है कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में आपने रिलेशन देखना है। एनोड वोल्टेज, एनोड की तरफ वोल्टेज अप्लाई किया और एनोड से जो करंट फ्लो करता है, उन दोनों के बीच में आपने रिलेशन निकाला है, प्लस वी ए माइनस वी ए प्लस आई ए माइनस आई ए। ठीक है, अब आपने उसमें फॉरवर्ड बाइसिंग करी। फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब प्लस वी आपने अप्लाई किया, ये प्लस वी आपने यहां से यूं अप्लाई करना स्टार्ट किया। जैसे ही प्लस वी अपन स्टार्ट करते हैं तो अपना जो करंट है, एनोड करंट, स्टार्टिंग में बहुत कम बढ़ता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, सिंस जंक्शन J2 आपका क्या है, ऑफ है। ऑफ जंक्शन में करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, तो यहां पे हल्का सा करंट फ्लो करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड लीकेज करंट। ये हल्का सा करंट यहां फ्लो करेगा, वोल्टेज बढ़ता रहेगा। एक पॉइंट पे आने के बाद में, ये कौन सा पॉइंट है हमारा, VFB, जिसको मैं क्या बोलता हूं, फॉरवर्ड ब्रेकिंग वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, VFB, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। इस वोल्टेज तक आपके पास में फॉरवर्ड में लीकेज करंट ही मिलेगा, आपका डिवाइस ऑन नहीं होगा सिंस जंक्शन J2 इज ऑफ। लेकिन इसके बाद में आपने ये देखा कि अब मैंने क्या किया है, उसमें गेट टर्मिनल के अंदर भी सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया। गेट के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वहां पे आपका IG करंट फ्लो करेगा। अब ये जो IG करंट था, वो IG करंट की वजह से मान लो मेरे पास में इस स्टार्टिंग में मैंने कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रखा है, या जो पॉजिटिव टर्मिनल मैंने दिया गेट पे, वहां से मेरे पास गेट करंट आया, और वो गेट करंट जो एक्चुअली है वो कितना है, एक कुछ वैल्यू का है, बेसिक वैल्यू का, जिसको मैंने बोला IG नॉट। तो IG नॉट की वजह से ये VFB इतना दूर तक जाएगा, यहां से फिर वो स्टार्ट करेगा आपका आगे जाके, और फिर आपको मिल जाएगा आपका सिंपल कंडक्टिंग मोड, और आपका डिवाइस जो है ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने जो वोल्टेज या गेट के सिग्नल दे रखा है वो बढ़ा दिया, गेट सिग्नल बढ़ाते ही उसका करंट बढ़ जाएगा, तो IG नॉट जो यहां तक जा रहा था अब IG1 जो है यहां हो जाएगा, और बढ़ा दिया IG2, IG3। तो इस तरीके से अगर आप जितना गेट का करंट बढ़ाते रहोगे या गेट टर्मिनल पे सिग्नल आप बढ़ा दोगे, तो आपके पास में VFB की रेटिंग जो है वो कम होती जाएगी, आपका डिवाइस पहले से ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपको डिवाइस ऑन करना है, गेट सिग्नल को बढ़ाते रहो। गेट सिग्नल को आपने एक स्पेसिफिक लिमिट पर रखा, आपका डिवाइस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में आएगा ही नहीं, डायरेक्टली वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से गेट सिग्नल यहां पे काम करता है। तो यहां अगर रिलेशन देखें उन गेट सिग्नल के बीच में, तो IG नॉट जो है वो सबसे कम है, IG1 उससे बड़ा है, IG2 उससे बड़ा है, और IG3 उससे बड़ा है। ये हमारे पास में गेट करंट है। ठीक है, अब बात आती है गेट करंट, आपने देखा ही नहीं यहाँ पे कैसे होता है। जब मैं यहाँ पे ये बात कर रहा था कि ये गेट का पॉजिटिव टर्मिनल इस N टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जब इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लीकेज की तरफ से अपनी तरफ इसने अट्रैक्ट किया था, तो कुछ करंट क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स अगर यूं जाएंगे, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो करंट कहां जाएगा हमारा, IG करंट। IG करंट आपका यहां अंदर जाएगा, है ना। ये आपका गेट टर्मिनल था, ये सिर्फ क्या काम कर रहा था, इस पार्ट को तोड़ने का काम कर रहा था, जबकि ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन्स तो आपके N2P, P2N एंड अगेन ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। लेकिन आपने यहाँ पे क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन्स अपने सिर्फ इस जंक्शन J2 में नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हैं और इस गेट टर्मिनल से बाहर जा रहे हैं। ये काम सिर्फ इस जंक्शन J2 को तोड़ने के लिए हुआ था। ठीक है, तो जितना अमाउंट ऑफ आप IG या जितना अमाउंट ऑफ आप गेट सिग्नल अप्लाई करोगे, उतने जल्दी आपका जंक्शन J2 टूटेगा और आपका डिवाइस यहाँ पे ऑन करेगा। ये हमने यहाँ देख लिया। अब यहाँ ये बात आती है कि इस तरह से लाइन से अगर मान लो मेरा जंक्शन जो है वो ऑफ हो चुका, जंक्शन J2 भी ऑन हो गया मतलब, और फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड का हमारे पास में मिल गया ये सिंपल लाइन, लीनियर एप्लीकेशन। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की एप्लीकेशन क्या हो गई, ये यहां तक आपने ब्लॉक किया, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, गेट सिग्नल दिया तो वो ऑन हो गया, उसको बोल दिया फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। ठीक है, रिवर्स की बात करते हैं, आपने रिवर्स बायस अप्लाई किया,
VA आपने माइनस का अप्लाई किया तो क्या होगा, थोड़ा सा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से वहां पे करंट फ्लो करेगा, उसको बोलेंगे रिवर्स लीकेज करंट, और एक वोल्टेज के बाद में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो VBR, ये वोल्टेज का नाम क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, है ना, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया और VBR के बाद में वो उनका सैचुरेशन आ गया और वो एक साथ पूरा का पूरा आपका करंट फ्लो करेगा, रिवर्स करंट। तो इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे अपन, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ये किसका हो गया हमारे पास में, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई SCR की। दो चीजें यहां पे आपको और ध्यान रखनी है। आपने तीन तरह, एक करंट तो देख लिया यहां पे कि गेट करंट आपको पता चल चुका है, यहां पे दो तरह के करंट और होते हैं आपके पास। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जहां पे खत्म हो रहा है, उस टाइम पे जो करंट की वैल्यू आपके पास में होती है उसको बोलते हो आप IH या फिर होल्डिंग करंट। आप क्या बोलते हो उसको, IH या फिर होल्डिंग करंट, ठीक है। और उसके बाद जिस पॉइंट से आपको लीनियर ग्राफ मिलता है या फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड स्टार्ट हो जाता है, उस वाले करंट को आप क्या बोलते हो, IL या फिर क्या नाम है इसका, लैचिंग करंट। IL का नाम क्या है, लैचिंग करंट। इन दोनों करंट्स के बारे में एक बार आपको बता देता हूं, देखिए इस ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। IL एक ऐसा करंट की वैल्यू है जिसके बाद आपका डिवाइस ऑन हो जाता है या कंडक्टिंग मोड में आ जाता है, या फिर इसको इंडायरेक्टली क्या बोले कि ये आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड है जिसके बाद में आपका डिवाइस ऑन हो जाएगा। लैचिंग करंट का मतलब क्या है, ऑन से कनेक्टेड है। अगर लैचिंग आपने करंट बढ़ाया धीरे धीरे, जब तक लैचिंग करंट तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो कंडक्टिंग मोड में नहीं आएगा। जैसे ही लैचिंग करंट पे क्रॉस कर गया तो कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे लैचिंग करंट को, मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन दी SCR, ठीक है, मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन दी SCR। तो IL किससे कनेक्टेड है, टर्निंग ऑन से कनेक्टेड है। ये किससे कनेक्टेड है, टर्निंग ऑन से कनेक्टेड है। मिनिमम करंट रिक्वायर्ड है टू डिवाइस टू टर्न ऑन द डिवाइस। और IH जो है, अगर मान लो डिवाइस हमारा ऑन हो गया, अब इसको ऑफ करवाना है, आपने करंट को धीरे धीरे कम किया, IL तक आप आ गए, लेकिन क्या इसके बाद में आपका डिवाइस ऑफ हो जाएगा, नहीं। इसके बाद में और आपने नीचे गए तो एक पॉइंट पे जाके आपको मिला कि एक IH करंट भी है, होल्डिंग करंट। ये होल्डिंग करंट क्या है कि यहां तक वो डिवाइस को होल्ड करके रखता है कि भाई तू ऑन ही रहे, ठीक है। जैसे ही उसने होल्डिंग या अपने हाथ को वहां से छोड़ दिया तो डिवाइस आपका ऑफ हो जाएगा। तो होल्डिंग करंट किससे कनेक्टेड है, आपके डिवाइस को ऑफ करने से रिलेटेड है। ये हमारे पास में क्या होता है, होल्डिंग करंट को क्या बोल सकते हैं हम, द मिनिमम करंट टू रिमेन द डिवाइस ऑन, मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू रिमेन द डिवाइस ऑन। और या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि मिनिमम करंट ये वो वैल्यू है जिसके बाद इससे भी कम आप वैल्यू कर दोगे तो आपका डिवाइस ऑफ हो जाएगा। तो होल्डिंग करंट होल्ड करके रखता है टू टर्न इट ऑन और टू रिमेन इट ऑन, और लैचिंग करंट इज रिक्वायर्ड टू टर्न इट ऑन। क्लियर है ये चीज, ये दोनों चीजें आपने ध्यान रखी है नहीं है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR हो गया, SCR की डिवाइस के बारे में आपने ध्यान रख लिया। अब एक चीज यहां पे ये रह गई थी कि IGBT का आपने सिंबल कैसे बनता है या SCR का सिंबल कैसे बनता है, वो चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए IGBT पे चलते हैं। सबसे पहले IGBT की यहां बात कर रहे हैं हम, तो इसका सिंबल जो बनता है सर्किट में, अगर इसे कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, जो BJT का सिंबल था सेम आपके पास में यहां पे होता है, ठीक है। ये आपका हो गया कैपेसिटर, कलेक्टर, ये हो गया आपका एमीटर, और ये हो गया आपका गेट, ठीक है। यहां पे क्या हो गया हमारे पास में, गेट, एमीटर और कलेक्टर। ये आपके पास में IGBT का सिंबल हो गया। सिर्फ एक डिफरेंस है BJT से कि यहां पे बेस पे आपके पास में क्या है, गेट है, और गेट के पास में दो पैरेलल लाइंस होती हैं सिंगल लाइन की बजाय। ये आपका IGBT का सिंबल हो गया। अगर मैं बात करता हूं SCR के सिंबल के लिए, तो SCR का सिंबल कैसे बनता है, SCR का सिंबल इज सिमिलर टू योर डायोड का सिंबल, ठीक है। डायोड की तरह ही तो काम कर रहा है ये, रिवर्स बाइस फॉरवर्ड बाइस, लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा थी। वो क्या थी, इसके पास में एक गेट टर्मिनल था, गेट, ये एनोड, ये कैथोड और ये गेट। तो ये आपका SCR का सिंबल होता है। गेट इज ए कंट्रोलिंग टर्मिनल। यहां पे आप क्या लिख सकते हो, गेट जो यहां पे हमारे पास में है, क्या है ये, कंट्रोलिंग टर्मिनल है, कंट्रोलिंग टर्मिनल है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास में सिंबल हो गया इसके। तो IGBT क्लियर हो गया आपके पास, SCR क्लियर हो गया। अब SCR क्लियर होने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होता है वो होते हैं रेक्टिफायर्स। SCR को यूज में लेके ही हमारे पास रेक्टिफायर्स बनते हैं, या हम डायोड्स को यूज में लेके भी रेक्टिफायर्स बना सकते हैं। तो हमारे कोर्स में एक्चुअली क्या है, सिंगल फेज रेक्टिफायर्स हमारे कोर्स में है। सिंगल फेज रेक्टिफायर्स,
सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर्स के बाद में हम पढ़ेंगे इन्वर्टर्स के बारे में, उसके बाद में पढ़ेंगे हम चॉपर्स के बारे में। इस यूनिट में हमारे पास सिर्फ इतना सा है। नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे एक साथ। आज के लिए इतना काफी है कि हमने एससीआर के बारे में देखा है, उनका वर्किंग प्रिंसिपल समझा है, कितने मोड्स में ऑपरेशन होता है वो देखा है, आईजीबीटी के बारे में देखा है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझा है। ठीक है, थैंक यू।